लास्ट जो टॉपिक किया था थर्ड चैप्टर का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का, वो किया था कौन सा? लॉस किए थे केमिकल कॉम्बिनेशन के, और एक किया था क्या? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बाद में जितना भी चैप्टर पेंडिंग है, ठीक है, केमिकल फॉर्मूलाज आपको करवा दिए, मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखा दिया, अरे सिखा दिया ना। इसके बाद में आपके सिर्फ ये है कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है, एटम एंड मॉलिक्यूल क्या होता है, और इसके बाद में लास्ट टॉपिक बचेगा मॉल कंसेप्ट, वो करवाना है। बाकी एटम, एटम का मास क्या होता है, उसका सिंबल क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एंड चैप्टर खत्म। ठीक है सर, मैंने आपको बोला भी था बेसिक जो कर लेगा उसके बाद में थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर में काफ़ी कम चीज़ें टॉपिक्स रहेंगे और चैप्टर कवर अप हो जाएगा। राइट सर, स्टार्ट करते हैं एटम से और एटम्स के। चलो देखो एटम क्या होता है तो आपको पता है, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बाद में दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, जो एग्जिस्टेंस में रहता है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, एग्जिस्टेंस में रहता है, यानी कि फ्रीली अवेलेबल रहेगा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, बहुत सारे एटम्स ऐसे होते हैं जिनको, चलो ठीक है सर, स्मॉलेस्ट है, एग्जिस्टेंस रखता है, ठीक है सर, ओके, नेचर में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन एटम्स जो होते हैं वो कभी भी जनरली मोस्ट ऑफ द जितने भी एटम्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द एटम्स जो होते हैं वो हमेशा किस फॉर्म में मिलते हैं, कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलते हैं। क्यों? कोई रीजन बता सकता है क्लास में? आफ्टर बेसिक, मैंने बेसिक करवाया था उसके बाद में रीजन बता सकते हैं? हाँ बोल। देखो ऐसा क्या है, स्टेबल होने के लिए, याद कीजिए सारे के सारे जो एटम्स थी उनकी वैलेंसी थी 18th ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स थे, याद कीजिए वो क्या थे, नोबल गैसेज। स्टेबल होने के लिए हर मेटल ने या हर एलिमेंट ने क्या किया था, आपस में बॉन्ड्स बनाए थे, कंपाउंड फॉर्म किए थे। तो ध्यान रखना नेचर में हमको मोस्ट ऑफ द जितने भी एटम्स हैं वो कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं, आइदर आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, और भी होते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स वगैरह, ठीक है, मिलते हैं कि नहीं मिलते? नेटिव स्टेट में बहुत कम एटम्स होते हैं जो मिलते हैं। नेटिव क्या होता है? फ्री स्टेट में, किसमें? ठीक है ना, फ्री स्टेट में काफी कम मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द जितने भी एटम्स हैं वो हमेशा दूसरे एलिमेंट्स के साथ में बॉन्ड बना के कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं, याद रहेगा? अरे ठीक है ना, क्यों? इसका रीजन बेसिक में बता दिया था, स्टेबल होने के लिए। अकेला एटम स्टेबल नहीं होता, वो क्या करता है, स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, गेन करता है, सही है ना, और क्या बना लेता है, और गेन और लूज सीधा तो कर नहीं सकता, क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा। याद है क्या? मैंने बताया था Na अकेला नहीं एग्जिस्ट करेगा क्योंकि स्टेबल नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, लूज करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आयंस में। अरे याद है ना, अच्छे से याद होगा, ये बेसिक मैंने आपको सब बताया हुआ है। ओके चलिए, एटम का जो साइज होता है वो बहुत स्मॉल है, तो साइज को मेजर किसमें किया जाता है, साइज को मेजर के, इसका साइज जो होता है तो उसको मेजर किया जाता है इसके एटॉमिक रेडियस से, एटॉमिक रेडियस से, प्लूरल बोल देते हैं एटॉमिक रेडी, है ना। तो एटॉमिक रेडियस को मेजर किया जाता है किस में, तो दो है सर, नैनोमीटर के अंदर। किसमें? नैनोमीटर में। देखो मीटर बहुत बड़ा क्या है, यूनिट है, अरे है ना, इतना बड़ा होता है। अब एटम्स का जो साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है कि नहीं होता? हमको सीधी आंखों से दिखाई नहीं देता, इतना छोटा होता है ना। तो किस, कोई एक यूनिट तो बनाएंगे ना एटम के साइज को मेजर करने के लिए, बनाएंगे, तो मीटर तो बहुत बड़ी हो गई, तो क्या करा हमने, और छोटी यूनिट्स बनाई और एक बना दी नैनोमीटर। क्या बना दी? नैनोमीटर, इसी को हम लिखते हैं शॉर्ट में एनएम। ओके, और 1 नैनोमीटर में कितना कितना छोटा यूनिट है नैनोमीटर, तो सुनना मैं आपको बता देता हूँ। 1 मीटर में होते हैं 10 की पावर 9 नैनोमीटर। कितनी होती है? 10 की पावर 9 नैनोमीटर, याद रहेगा। नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर में कितनी वैल्यू आएगी, इसको नीचे ले जाओ, और इसको नीचे ले जाओ तो क्या करोगे, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1, 10 की पावर 9 नीचे आ जाएगा, क्या बोलोगे, 1 मीटर डिवाइडेड बाय 10 की पावर 9। अरे सही है कि नहीं है? ऊपर लेके जाओगे क्या हो जाएगा, पावर इनवर्स हो जाएगी। अरे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इतना तो आता है। अब देखो सर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर, यानी कि इतनी छोटी यूनिट होती है नैनोमीटर। ओके, ये एक यूनिट और भी होती है एंगस्ट्रॉम। क्या होती है? एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और 1 एंगस्ट्रॉम कंटेन्स क्या,
10⁻⁻10 मीटर, मतलब उससे भी छोटी हो गई। क्या हुई? उससे भी छोटी यूनिट है क्या? एंगस्ट्रॉम। याद रहेगा? अरे ठीक है ना। चलो आगे देखो। तो ये तो था क्या, किसी भी एटम के साइज को कैसे मेजर किया जाता है, उसके एटॉमिक रेडियस से। एटॉमिक रेडियस जो होती है, रेडी जो होती है, उसको नैनोमीटर में मेजर किया जाता है। नैनोमीटर में कितने होते हैं? तो 1 मीटर कंटेन्स 10⁹ नैनोमीटर, यानी इतना छोटा यूनिट होता है नैनोमीटर। राइट सर। सबसे छोटा जो एटम है, सबसे स्मॉलेस्ट जो एटम है, किसका है? बताओ। अरे भाई पीपीएलओ स्मॉलेस्ट सेल होती है। कैसी कैसी बातें कर रहा है तू, है पीपीएलओ। ठीक है। हाँ भाई, क्या होता है साइज? तो सबसे छोटा होता है स्मॉलेस्ट एटम हाइड्रोजन का। ठीक है। कितनी होती है उसकी? 0.037 नैनोमीटर। इतना छोटा उसका क्या होता है? एटॉमिक रेडियस होता है। याद रहेगा? तो हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस हो गया सबसे छोटा ये है, क्योंकि आपको पता है कि इसके आउटरमोस्ट शेल में कितना है इसके शेल? 1 ही शेल होता है, 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इतना ही साइज है किसका? हाइड्रोजन का। ओके, डन है क्या? क्या होगा? चलो आगे देखें। अब आते हैं सिंबल्स। क्या आते हैं? सिंबल। वैसे मैंने बताए थे आपको, जब बेसिक करवाया था तो मैंने आपको बताया थे कि सिंबल्स हर एलिमेंट के एटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। याद होगा? ठीक है। उस टाइम पे मैंने आपको जो लैटिन ओरिजिन के जितने भी क्या थे, सिंबल्स थे, वो नहीं बताए थे। याद होगा ना? उनके नाम नहीं लिखवाए थे, वैसे बता दिए थे, नेम नहीं नोट डाउन करवाए थे, तो वो नोट कर लेना। इतनी बात समझ आ गई? चलो तो समझना अच्छे से। कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके पहले लेटर यूज होते हैं। कौन कौन से? दोबारा से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन क्या यूज होगा? फर्स्ट लेटर। कार्बन क्या यूज होगा? फर्स्ट लेटर। अरे याद है ना सर? और सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके क्या हो रहे हैं? फर्स्ट लेटर ही क्या होते हैं? यूज होते हैं। हाँ ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स है, फॉस्फोरस है ना? तो उसमें क्या हो रहा है? एक एक कीवर्ड यूज हो रहा है। नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया। तो कुछ तो क्या किए, पहले जो लेटर आया नेम का उसी को यूज कर लिया। कईयों में, जैसे एग्जांपल कार्बन सी यूज हो गया, तो कैल्शियम के अंदर क्या किया गया? फर्स्ट 2 लेटर्स को यूज किया गया। लेकिन क्या डिफरेंस है? दूसरा लेटर हमेशा किसी भी सिंबल का क्या होगा? स्मॉल लेटर के अंदर ही होगा, कैपिटल लेटर में नहीं होगा। अगर कैपिटल लेटर आता है, जैसे कि एग्जांपल कोबाल्ट है। क्या है? कोबाल्ट। मैंने पहले बताया था, दोबारा मेमोराइज कर लो। ठीक है। CO कोबाल्ट है कि नहीं है? पहला लेटर छोटा आएगा, मतलब पहला लेटर कैपिटल, दूसरा स्मॉल। इसी की जगह पे अगर ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक एलिमेंट नहीं है, क्योंकि दूसरा लेटर क्या है? कैपिटल। इसका मतलब ये दूसरा एलिमेंट है। तो यहां पर ये कौन सा है? कार्बन। ये कौन सा है? ऑक्सीजन। कार्बन मोनो ऑक्साइड। याद रहेगा क्या? अरे ठीक है, ये 2 हो गया। कई एलिमेंट्स में क्या किया गया? तो फर्स्ट और थर्ड लेटर को यूज किया गया। फर्स्ट और थर्ड लेटर को यूज किया गया। क्या बना? जैसे क्लोरीन, क्या था? क्लोरीन। तो क्लोरीन में क्या आ गया? Cl। ठीक है। क्रोमियम, क्रोमियम में क्या किया गया? Cr। ठीक है। तो इस तरह से कुछ एलिमेंट्स के हमने क्या लिए? फर्स्ट लेटर। कई एलिमेंट्स के फर्स्ट एंड सेकंड लेटर। कई एलिमेंट्स के फर्स्ट एंड थर्ड लेटर। याद रह जाएगा? कोई दिक्कत? अब आता है क्या, कुछ एलिमेंट्स आज भी स्टिल ऐसे हैं जिनका लैटिन ओरिजिन, यानी पुराने जो नेम थे, वो आज तक यूज करते आ रहे हैं। ठीक है। वो नोट डाउन करवा देता हूं। ठीक है, वो आप नोट कर लो अच्छे से। ठीक है, बाकी सब तो कर लोगे ना? आपको 9th क्लास में अभी 20 एलिमेंट्स याद करने हैं, लेकिन मैंने आपको 36 एलिमेंट्स याद करवा दिए, है ना? 36 तो कर ही लिए थे हमने, 30 कर लिए थे, है ना? मोटे मोटे 30 एलिमेंट्स अपने को याद है। अभी आप लोग क्या करेंगे? लैटिन ओरिजिन के नेम लिख लो। ठीक है। मैग्नीशियम में कौन सा यूज करते हैं, बता सकते हो?
एम नहीं, फर्स्ट और सेकंड या फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट और थर्ड है ना, ये कर लोगे ना अच्छे से, ये इजी चीज है। सेकंड टाइम रिपीट इसलिए करवा दी क्योंकि अपने जो चैप्टर कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, सीक्वेंस से कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस से, इसीलिए मैं आपको टॉपिक लाइन से करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ऐसा भी रहे कि हाँ हमने सारा कुछ किया हुआ है, राइट। ओके, अब देखो लैटिन ओरिजिन के जो नेम्स हैं पुराने, आज उनका नाम अलग है, लेकिन पुराने टाइम में जो लैटिन नाम थे उसी के बेस पे भी आज तक उनके सिंबल्स अवेलेबल हैं। कौन कौन से हैं लिख लो। देखो आज नाम है आयरन, लेकिन लैटिन नाम क्या था, फेरम। क्या था, फेरम, और उसका सिंबल क्या था, Fe। अरे ठीक है, दूसरा लेटर लिख लो, कौन सा, गोल्ड। गोल्ड सिंबल क्या आएगा, ओ यू, ए यू सॉरी, है ना। और सिल्वर ले लो, मरकरी ले लो, कोई बात नहीं, सारे लिख लो, चलो एक बार में सारे लिख लो। अर्जेंटीना, मरकरी हो गया, और कौन सा हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एक हमारा लेड हो गया। क्या हो गया, लेड, ठीक है। लेड का सिंबल क्या होता है बता सकते हो, पीबी। पीबी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पबली। लिख लो, प्लम्बम। क्या होता है, प्लम्बम। पोटेशियम का क्या होता है, के से याद करोगे क्या, कैलियम। सोडियम का क्या होता है, कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, ठीक है, ये लैटिन नेम है, इसको छोड़ दो। मरकरी का क्या होता है, हाइड्रागायरम। सिल्वर का क्या होता है, अर्जेंटम, ठीक है सर, ए जी। तो इस तरह से आप एलिमेंट्स याद कर लेते हैं। देखो एक चीज आपके जो दी हुई है सीक्वेंस में, याद कीजिए, एटम पढ़ाया था, अरे एटम तो पढ़ ही लिया ना। एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल। अरे होता है न्यूट्रल, एटम जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो ये दो चीजों में डिवाइड होता है। कौन कौन सी में सर, बोलो। एक तो होता है न्यूट्रल एटम ही, जिसको हम क्या बोल देते हैं, आपके मॉलिक्यूल्स बना देता है एटम। एटम मिलकर क्या बनाता है, अरे मॉलिक्यूल बनाता है। एटम और एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो देखो चलो छोड़ो इसको छोड़ो, फिलहाल ये समझो, एटम होता है न्यूट्रल, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, एक्सचेंज करता है इलेक्ट्रॉन्स का, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। याद रहेगा, ये क्या होते हैं, चार्ज्ड। क्या होते हैं, ये बात याद रह जाएगी। अरे कोई दिक्कत, समझ में आया। इसी से एक चीज निकालना, तो सर न्यूट्रल एटम जो था वो कन्वर्ट हो गया कब, इलेक्ट्रॉन की लेन देन करके, किसमें, चार्ज उसमें, पॉजिटिव या नेगेटिव। क्या हो, अगर एटम्स को न्यूट्रल ही रहना हो, तो आपको पता है न्यूट्रल रहने के लिए क्या करेगा, अगर इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस शो करेगा, जैसे सोडियम था, तो सोडियम Na+ में चेंज हो जाएगा। लेकिन वही इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे दे तो किसमें कन्वर्ट होएगा, NaCl जैसे उन्होंने बनाया था। तो ध्यान रखेंगे क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और मॉलिक्यूल भी क्या होता है, अरे न्यूट्रल होता है। कैसे, अरे NaCl न्यूट्रल है कि नहीं है, CaCO3 अरे न्यूट्रल है कि नहीं है। कोई चार्ज दिख रहा है क्या इनके ऊपर, नहीं है चार्ज, तो मॉलिक्यूल भी क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल एटम्स जो थे उन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया दूसरे एलिमेंट्स के साथ में, तो वो मॉलिक्यूल भी क्या बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। चार्ज कब रहेगा, जब वो आयन फॉर्म में रहेगा। सही है कि नहीं है, ये बात तो समझ आ रही है, क्लियर है, ठीक है, ओके। ओवरऑल चार्ज देखना बेटा, ऊपर चार्ज नहीं है। अच्छा चलो याद करो, कार्बोनेट के ऊपर क्या था, चार्ज था, अरे था ना। कैल्शियम के ऊपर क्या था, चार्ज था, दोनों जुड़ गए, चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, कंपाउंड क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया कि नहीं बन गया, अरे बन गया ना, समझ गए। अरे डिफरेंट एटम्स आपस में जुड़ के क्या बन गए, न्यूट्रल हो गए, वापस से न्यूट्रल। तो मॉलिक्यूल भी क्या होता है, न्यूट्रल, ओके। आयंस क्या होते हैं, चार्ज। क्या होते हैं, चार्ज, याद रहेगा। हाँ तो एसीटेट आयन है बेटे,
और क्या तो यार एसिडेट आयन है। एसिटिक एसिड क्या है? वो मॉलिक्यूल हो गया, समझे। कैल्शियम एसिडेट क्या है? मॉलिक्यूल है। सोडियम एसिडेट क्या है? मॉलिक्यूल है। एसीटेट इज आयन CH3COO माइनस, ठीक है। जिसने -1 वाली वैलेंसी में ऐड नहीं किया था वो ऐड कर लेना, CH3COO माइनस। एसीटेट आयन है, चार्ज है उसके ऊपर, समझे, याद हो गया। चलो अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। एटम्स और एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स, है ना। मॉलिक्यूल कितनी तरह के होते हैं, क्या होते हैं वो देखो। कल आपको एटॉमिक मास बता देंगे, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास लिखवाए हुए हैं क्या आपको सारे? ठीक है, कोई बात नहीं, कल बता देंगे एटॉमिक मास। आज देखो, समझना ध्यान से। हाँ जी, 20 के बाद नहीं कराए, क्या बात कर रहे हैं? बताए हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, नोट डाउन करवाए हुए हैं। हाँ, बीच बीच में से करवाए हुए हैं ना। 20 तक तो आपको याद करने थे, है ना, क्योंकि आपके काम के हैं। उनमें से भी मैंने बीच बीच में से इसलिए करवाए थे जो आपके काम आते हैं, जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, है ना, कॉपर हो गया, क्रोमियम हो गया, इनके लिखवाए थे क्योंकि या काम आ जाते हैं कंपाउंड्स में। 10th क्लास के अंदर जनरल कंपाउंड में काम आ जाएंगे। वहाँ पे तो मॉलिक्यूलर मास लिखना ही नहीं हमको 10th क्लास में, लेकिन अभी तो लिखना है, इसीलिए मेन जो कंपाउंड्स बनते हैं इसके लिए लिखवाया था, ठीक है। चलो, आपको 20 तक ही याद करने मेन, उसके बाद वाले बीच बीच में मैंने आपको इसीलिए करवाए थे ताकि जो भी स्कूल में तो कर लेना, क्या दिक्कत है, ठीक है। सुनो तो सुनो सर, एटम्स और एटम मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, याद रहेगा। एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, समझना। अरे समझते चलो, मॉलिक्यूल 2 तरह के हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब ये क्या चीज है तो देखो, कई ऐसे होते हैं एलिमेंट्स जिसमें सिंगल एलिमेंट होता है। क्या होता है? सिंगल एलिमेंट। जैसे एग्जांपल N2, एक ही एलिमेंट है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के 2 एटम ने मिले और क्या बना दिया? मॉलिक्यूल बना दिया। मॉलिक्यूल क्या बना? N2 गैस, नाइट्रोजन गैस। अगर कभी भी आप नाइट्रोजन गैस सुनते हो, सुनना ध्यान से, नाइट्रोजन का एटम होता है N। क्या होता है? N। लेकिन अगर आप सुनते हो नाइट्रोजन गैस तो अपने आप दिमाग में आना चाहिए किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि अकेले एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा। किस फॉर्म में करेगा? मॉलिक्यूल की फॉर्म में करेगा, और मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है N2 की फॉर्म में, याद रहेगा। अब इसमें कितने एलिमेंट है? एलिमेंट एक है, एटम 2 है, समझ गए। एटम्स और एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगर उनमें सेम तरह के एलिमेंट है सारे के सारे तो उन्हें कहा जाता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। और अगर उनमें डिफरेंट है, जैसे इसके और एग्जांपल O2 गैस, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला ये होता है, O नहीं होता है अकेला, O इज ऑक्सीजन एटम, O2 इज गैस, राइट सर। क्योंकि ऑक्सीजन गैस एग्जिस्ट करती है कहां पे? नेचर में इंडिपेंडेंटली और एग्जिस्ट कर रही है। ऑक्सीजन एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि स्टेबल नहीं है। ऑक्साइड आयन हो गया, आयन कैसे एग्जिस्ट करेगा? आयन नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और कौन सा हो गया? Cl2 गैस हो गई, H2 हो गया, अरे ठीक है ना, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये सब क्या हो गए आपके? इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करने वाले हो गए, है ना, मॉलिक्यूल्स है, लेकिन कैसे? सेम एलिमेंट की है। कंपाउंड क्या होता है तो याद रखेंगे, क्या? जिसमें क्या होते हैं? डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स, याद रहेगा। अलग अलग एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, सिमिलर एलिमेंट्स मिलकर मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बनाते हैं, राइट सर। ये क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। इजी रहेगा। है सारे मॉलिक्यूल्स, क्यों है सारे एलिमेंट्स? ये भी मॉलिक्यूल है, ये जो मैं लिख रहा हूं ये भी मॉलिक्यूल है। ये क्या है? कौन बताएगा इसका फॉर्मूला? किसका फॉर्मूला है ये? अमोनियम क्लोराइड। किस तरह का सब्सटेंस है ये? सब्लिमेशन वाला। चलो ठीक है सर, शुक्र है, याद है, गुड। ओए होए होए होए, क्या बात है, सुभान अल्लाह। सुनो देखो,
अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। अब देखो क्या है इसमें, अलग अलग एटम्स है, एक नाइट्रोजन का एटम, 4 हाइड्रोजन के एटम, एक क्लोरीन का एटम, है ना सर। तो देखो डिफरेंट डिफरेंट एटम से मिलके बना, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम से मिलके बना, इसीलिए क्या बोल रहे हैं मॉलिक्यूल। सेम से मिलके बनेगा तो क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, जैसे N2O2 और ये सब, ठीक है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, सोडियम क्लोराइड ले लो, ठीक है, लिख लेना 2-4 मॉलिक्यूल्स के नाम, तो दिमाग में क्लियर हो जाएगा क्या कि ये किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। CO2, H2O, है ना, ये क्या है आपके कंपाउंड्स, राइट। हाँ जी, दो एटम जब मिलते हैं तो एटम मिलते कैसे, मैटर वो भी तो करता है, आयनिक कंपाउंड बन रहा है। हाँ NH4Cl, हाँ देखो ये सारे के सारे क्या है, न्यूट्रल, मतलब ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। इनकी बात करूं, इनमें क्या हो रहा है, N और N क्या है, नॉन मेटल, और नॉन मेटल में कौन सा बॉन्ड बनता है बीच में, कोवेलेंट। अब ध्यान दो यहाँ पे कैसे बन रहा है, ये पता है आपको, नाइट्रोजन कैसे बन रहा है, एक नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, किसके साथ में, नाइट्रोजन के साथ में, कंपाउंड क्या बन गया, N2। ऑक्सीजन क्या कर रहा है, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड के साथ में जुड़ रहा है, किससे, O से, तभी तो इनके क्या हो रहे हैं, अरे ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है इनका, आउटर मोस्ट शेल में क्या हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, सही है ना। वैसे Cl2 कैसा बॉन्ड बनाएगा, अरे एक Cl को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, एक ही चाहिए होते हैं, Cl की वैलेंसी क्या होती है, -1, -1। हाइड्रोजन क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड, वैलेंसी क्या थी, प्लस, मतलब एक ही होता है ना, एक होता है, इसीलिए एक एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है, और 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, अरे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट। कौन सा, कोवेलेंट। आयनिक में तो ट्रांसफर करना पड़ता है, मेरे इलेक्ट्रॉन तुमको देना पड़ेगा। ये कौन से हैं दोनों, नॉन मेटल, तो नॉन मेटल नॉन मेटल के बीच में कौन सा होता है, कोवेलेंट, है ना। ये समझ आ गया, इजी, ठीक है। अब इसके बाद में आप लोगों के आते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या, केमिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। केमिकल फार्मूला सही बनाओगे तो ही मॉलिक्यूलर मास निकलेगा, याद है ना, वो निकालना आपको सिखा दिया अच्छे से। मॉलिक्यूलर मास इनका निकलेगा, इनका निकलेगा, ओके, याद रह जाएगा। अब अगर आपसे पूछ ले, वैसे तो आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर में आएगा ये सब आपके एटॉमिसिटी वगैरह वगैरह, तो तभी सीक्वेंस में वहीं कर लेंगे, अभी इससे छेड़खानी नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, तो इतना जरूर ध्यान रखना, एटम्स एंड एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स 2 तरह के हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, याद रह जाएगा पक्का, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर बचा है आपका एक टॉपिक एटॉमिक मास का, किसका, एटॉमिक मास का, ओके, और फिर बचेगा मोल कंसेप्ट, ठीक है, ठीक, कर लेते हैं, अभी कर ले एटॉमिक मास, कर लो। देखो 2 मिनट का ही है, आपके यहाँ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बहुत इजी है, देखो। पर मैं वैसे एटॉमिक मास होता हूँ कब करवाता हूँ, ये करवाता हूँ, अभी तो सीधे याद करवाए आपको, मैं करवाता हूँ मोल कंसेप्ट के बाद। तो आपको एक्चुअली में पता होता है कि एटॉमिक मास जो होता है वो 1 यूनिट जो होती है उसकी, वो किसके, कितने ग्राम के बराबर होती है, ठीक है। सुनो, कोई बात नहीं, अभी सुन लो एक चीज, एटॉमिक मास जो होता है किसी भी एलिमेंट का, उसको मेजर करने की जो यूनिट होती है, देखो एटॉमिक रेडी को मेजर करने की यूनिट क्या थी, nm, नैनोमीटर, लेकिन एटॉमिक मास को मेजर करने की यूनिट होती है क्या, एटॉमिक मास यूनिट, क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट। और आज हम क्या यूज करते हैं, यू का इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, यू का। यू मतलब होता है यूनिफाइड मास, ओके सर, मतलब है वो एक ही चीज, है वो एक ही चीज। और 1 एटॉमिक मास यूनिट की यूनिट कितने उसके बराबर होती है ग्राम में, वो मैं आपको मोल कंसेप्ट कराने के बाद करूंगा, समझे ना, ताकि तुम लोगों को खुद से स्ट्राइक करे कि हाँ यार ये चीज होगी। अब देखो सबसे ज्यादा जो छोटा मास है वो किसका है, हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन में भी किसका, प्रोटियम का, किसका, प्रोटियम, याद होगा, अरे 1H1 1 वाला, तो न्यूट्रॉन तो एग्जिस्ट करता ही नहीं, सिर्फ प्रोटॉन का मास आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा, है ना। बताओ क्या बोलूंगा इसके हाइड्रोजन का मास को, 1
एटॉमिक मास यूनिट या 1 यूनिफाइड मास। अरे सही है ना? ओके, अब क्या करते हैं असल में, पुराने टाइम में क्या होता था, एटॉमिक मास को कैसे मेजर करते थे, तो डिफाइन किया गया एटॉमिक मास को। क्या जनरली जो हमारे पास में सबसे ज्यादा जो अवेलेबल एलिमेंट था, यानी हर जगह जो एग्जिस्ट करता था, वो करता था या तो ऑक्सीजन या फिर कार्बन। देखो हमारी बॉडी जो सेल है, सेल से मिलकर बनी है। सेल किस चीजों से मिलकर बना है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। अरे हर जगह यही है ना सर, कितने मर्जी प्लांट ले लो, एनिमल ले लो, बायोमोलिक्यूल्स तो यही है। उनमें सबसे ज्यादा अवेलेबल कौन था? कार्बन ना, और ऑक्सीजन, ये सब थे, हाइड्रोजन। तो क्या किया गया, कार्बन को रेफरेंस लिया गया। क्या लिया गया? कार्बन को रेफरेंस लिया गया कि कोई भी एलिमेंट जो होता है उसका रिलेटिव मास निकालते हैं किसके साथ में? कार्बन के रिस्पेक्ट में। कार्बन के रिस्पेक्ट में। अब कार्बन का मास कितना होता है बताइए? कार्बन का मास होता है 12 यूनिफाइड मास। तो वो ये देखते थे हमेशा इसके साथ में क्या, कि कोई भी एलिमेंट कार्बन के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मास उसका कितना है, यानी कि कार्बन से कितना हल्का है और कितना भारी है। समझ गए क्या? क्लियर है? कैसे? कार्बन का कितना है? 12। हाइड्रोजन का कितना है? 1। तो अगर कार्बन के रिस्पेक्ट में देखोगे तो इसका मास कितना है? 1/12 यूनिफाइड मास। सही है कि नहीं? अरे इजी हो गया कि नहीं हो गया? कार्बन के रिस्पेक्ट में कितना हो गया? 1/12। इससे अगला कौन है? हीलियम। क्या हो गया? 2/12। फिर से करेंगे तो 1/6, है ना? यानी कि कार्बन के रिस्पेक्ट में क्या देखा जाता था? इसका रिलेटिव मास निकाला जाता था। 2/12 4 किसका? हीलियम का। हीलियम का क्या? हाँ ठीक है, ओके, हीलियम का देखा जाता था, तो उसके रिस्पेक्ट में 2/12। ठीक है, डन है? इतना समझ आ गया? तो कार्बन के रिस्पेक्ट में देखा जाता था। अब देखो बस, ठीक है, आप इतना याद रखो, बाद में एटॉमिक मास यूनिट जो होती है वो किसके बराबर होती है वो मैं आपको बाद में अच्छे से करवाऊंगा। ठीक है, एक मिनट। एक होता है आपकी बुक में दिया हुआ है ग्राम एटॉमिक मास। क्या दिया हुआ है? ग्राम एटॉमिक मास। आप सीधा सीधा याद रखेंगे। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मैं मास निकालूं कितना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का मास होता है 12 + 2 × 16, यानी टोटल मास हो गया 45 यूनिफाइड मास। अरे होता है ना? इसी मास को जब हम ग्राम में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ग्राम में, तो उसको बोला जाता है ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, और वो कितना होता है? 44 ग्राम। 44 ग्राम। ये सारी चीजें ना मॉल कंसेप्ट में आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसीलिए ये जो टॉपिक है ये मॉल कंसेप्ट के साथ पढ़ाएंगे कल। ओके, क्लियर है ना सर? केमिकल फॉर्मूला बनाने आते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालने आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व, चैप्टर कंप्लीट। मॉल कंसेप्ट लास्ट टॉपिक बचा है, उसके बाद चैप्टर क्या हो जाएगा? फिनिश। कोई दिक्कत? चलो ठीक है।